पहली टॉपिक है हमारा संविधान। हमारा संविधान, इस टॉपिक में हम लोग कुछ दबाएंगे ताकि हाँ आवाज तो ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग पढ़ना ये कि हमारा संविधान किसे कहते हैं, संविधान है क्या, हमारा जो संविधान है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, उद्देश्य क्या है। आपको चारों सेमेस्टर मिला करके लगभग पूरा का पूरा संविधान पढ़ना है। सिलेबस इस हिसाब से बनाया गया है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने देखा कि बहुत कुछ संविधान वाले नहीं पढ़ना था, बस ग्राम पंचायत में करना चाहिए बेसिक चीज से। जो छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है सरल से जटिल तरफ चलती है, इसीलिए सबसे पहले गांव से शुरुआत हुआ। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, अब हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा या पूरी संसद में। सबसे पहले हम लोग अपने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानेंगे कि हमारा संविधान बना क्यों और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। इतिहास में हम लोग पढ़ते आए कि हमारा जो भारत है शुरू से ही किसी न किसी कारण किसी न किसी लोगों के हमेशा अधीन रहा है, कभी मुसलमानों के तो कभी अंग्रेजों के, कभी जो भी है। मध्यकाल में मुस्लिम का शासन था भारत पर, और जैसे ही मध्यकाल का उत्तरार्ध काल आता है, मतलब कि मध्यकाल जब जाने को होता है तब तक यहाँ पर अंग्रेज आके होते हैं। क्योंकि ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड उस समय सबसे समृद्ध और प्रभुत्व राज्य था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो इंग्लैंड वालों ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अपना प्रसार करना वो चालू कर दिया। और वो चूंकि आप व्यापार कहाँ करेंगे? जहाँ पे आपको आने जाने की सहूलियत हो, जहाँ पे बाजार ज़्यादा हो, मार्केट ज़्यादा हो। मार्केट ज़्यादा कहाँ होगी? जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। तो इंग्लैंड के लोगों ने सोचा कि अगर हम भारत में अपने व्यापार का विस्तार कर लेते हैं तो वहाँ से हमको आमदनी या इनकम जो है वो ज़्यादा रूप में होगी। तो इन लोगों ने क्या किया कि भारत में ये आए एक व्यापारी बन के, भारत में एक व्यापारी बन के आए। और धीरे धीरे इन लोगों ने सबसे पहले ये मद्रास में, चूँकि उस समय आवागमन के साधन नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे मतलब ये स्थल और हवाई मार्ग नहीं था, उस समय जल मार्ग ही था। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर से है। तो ये लोग उस रास्ते से हिंद महासागर के रास्ते होकर के अरब सागर में आते हैं, वहाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ आते हैं और ये मद्रास में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुई थी? 1600 ईस्वी। कहाँ पर? इंग्लैंड। ठीक। और यह है व्यापारिक रूप में ये सबसे पहले भारत में कहाँ पर फैक्ट्री लगाया? मद्रास। मद्रास पहले मद्रास था, अब क्या है? तमिलनाडु। सूरत कहाँ? तो गुजरात से ली थी। पहले जैसे देखो शहर के नाम बदले हैं, पहले मुंबई था अब मुंबई हो गया, पहले कलकत्ता था अब कोलकाता हो गया, पहले हमारा उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था अब उत्तर प्रदेश हो गया। तो उस समय तमिलनाडु को मद्रास के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु कहाँ है? जब हम लोग भारत की बात करेंगे बिल्कुल नीचे है ना, तो वो लोग वहीं हिंद महासागर से नीचे से आए और मद्रास में जब उनकी पहली फैक्ट्री लगी, इनका व्यापार शुरू हुआ। तो धीरे धीरे क्या किए
अपने व्यापार को बढ़ाने लगे। और बढ़ाते बढ़ाते ये लोग क्या करें, इनके मन में लालच आ गई और आए थे यहाँ पे व्यापारी बन के, यहाँ भी ये लोगों को लड़ाने लगे। आप ऐसे छोटा उदाहरण समझो, मान लो अभी आप इसी गांव में किसी व्यक्ति को आप 10 बीघा जमीन दे दें, वो रहने लगे, ठीक, वो भी क्या है, किराएदार है, आपको किराया दे रहा है। धीरे धीरे जब वो रहने लगेगा तो क्या करेगा, आपको आपके लोगों से लड़ाने का प्रयास करेगा, लड़ाएगा, या वो यहाँ पे आके रहने लगा, कल वो प्राचीस कहेगा तुम भी थोड़ा सा हमको जमीन दे दो, एक लोग हमारे पास, तो उनको भी रहने देंगे। कल नेहा से कहा, तो इससे क्या हुआ, तो धीरे धीरे अपने लोगों को और भुला गई सब, और फैक्ट्री लग गई, और वो लोग फिर यहाँ पे दिमाग लगाने लगे, यहाँ के लोगों को, यहाँ के राजाओं को, यहाँ के निवासियों को लड़ाने लगे आपस में, लड़ा लड़ा के क्या किया, उनको पराजित करने लगे। भाई जैसे इस गाँव में अगर एक अभी एकता है, किसी कारण अगर इस गाँव में फूट पड़ जाए तो शक्ति कमजोर हो जाएगी, जो बाहरी व्यक्ति आएगा वो हावी हो जाएगा। तो हुआ यही, वो लोग क्या किए, एक होता है राजनीति, एक होता है कूटनीति। राजनीति में ये होता है कि हम आपके सामने से आपका विरोध करते हैं। कूटनीति में ये होता है हम साथ में खाना भी आपको खाएंगे, साथ में रहेंगे भी, अब बस मौका पाएंगे कि आपको कहाँ हम गिरा दें। ये होता है कूटनीति, ये बड़ी खतरनाक होती है। तो इन लोगों ने कूटनीति का सहारा लिया और यहाँ के लोगों को लड़ाया, यहाँ की शक्ति को कमजोर किया, और जब यहाँ की शक्ति कमजोर हो गई तो ये धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ाते हैं। ठीक, तो आज होता क्या है कि अब कोई किराएदार अगर आ जाए आपके गांव में, बहुत संपन्न हो, और आप जब क्या करेंगे, अपने लोगों से आप झगड़ा कर लेंगे, तो फिर आप मदद के लिए उसके पास जाएंगे, तो आपकी शक्ति क्या होगी, कमजोर हो गई, उसका महत्व क्या होगा, बढ़ गया। अब कंपनी बढ़ती गई, पैसा उसको आता गया, यहाँ के लोग कमजोर होते गए, उनसे उधार लेते गए, ब्याज पैसा लेते गए, ऐसे वैसे करते करते उनकी शक्ति बढ़ती चली गई, और एक समय आया वो पूरे भारत में कब्जा कर सके, अधिकार हो गया। यहाँ के लोग, कुछ लोग अपने मुखबिरों को जैसे हारे गए, मारे गए, कुछ लोग अपनी कमजोरियों को जैसे भी था, को मिला करके अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। अब जब भारत पे आप कब्जा कर लेंगे तो क्या करेंगे, आप अपना हुक्म चलाएंगे, आप अपना शासन चलाएंगे। जैसे मान लीजिए छोटा उदाहरण, आपका मकान है, आपके यहाँ कोई किराएदार रहता है, अब वो किराएदार के ऊपर आपको पूरा डायरेक्शन होगा कि आपको यहाँ से पानी लेना है, यहाँ से कचरा फेंकना है, यहाँ ये करना, वो करना, शोर नहीं करना, कोई फालतू ना, ये है वो है, इंस्ट्रक्शन आपको चलेगा। लेकिन जैसे ही आप उससे पैसा उधार ले लेते हैं और सारी चीज़ें कर लेते हैं, और आपकी शक्ति जब उसके आए तो आपको क्या होगा, मजबूर हो जाएंगे। फिर एक समय होगा, फिर वो मनमानी करना चालू करेगा, आप कहेंगे कचरा यहाँ नहीं फेंकना, तो वहाँ फेंकेगा, आप कहेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे, आप बोलेंगे तो अपना पैसा मांगेगा, तो आप चुप हो जाओगे। एक समय धीरे धीरे आएगा, फिर वो हावी हो जाएगा, आपसे कहेगा, वो आप कचरा नहीं फेंकोगे, ठीक है, ये होता यही है ना। तो धीरे धीरे ऐसे ही हुआ, जब ये लोग काफ़ी कब्जा कर लिए, काफ़ी अपना विस्तार कर लिए, ज़्यादा लोग आ गए, तो इन लोगों ने यहाँ के लोगों पर धीरे धीरे अपने अधिकार दिखाना चालू किए, धीरे धीरे अपने अधिकार, क्योंकि हमारा जो इंग्लैंड है विश्व का सबसे प्राचीन संविधान और कानून वहीं पर लागू हुआ था, तो उनको पता था कि नियम कानून संविधान कैसे चलता है। तो ये लोग किए क्या कि धीरे धीरे यहाँ के लोगों पर अधिकार दिखाना चालू किए, और अधिकार दिखाते दिखाते अधिकार कर लिए, और यहाँ के लोगों को परेशान करने लगे। जैसे जमीन पर कब्जा कर लेना, कब्जा करने के, आपकी जमीन कब्जा करके आप वहीं दे देना, आप लोग आप खेती करो, पेट भर के खाना, बाकी इनको दे देना। नहीं तो वो क्या कहते थे, कर लगाया जाता था, दुगुना तिगुना 8 गुना, इस तरीके से। तो धीरे धीरे यहाँ के लोग क्या हुआ, अब वो अपनी हुकूमत बढ़ाते गए, और यहाँ के लोग दबते चले गए। यहाँ के लोगों पर वो लोग हावी हो गए, चाहे वो कल्चर हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, चाहे राजनीतिक स्तर हो, चाहे आर्थिक, हर स्तर से वो हावी हो गए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से एक मुखिया को भेजती चली गई। भाई जैसे मान लीजिए कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ 20 फैक्ट्री लगा दी, तो वहाँ से एक व्यक्ति को भेजेगी ना कि आप जाओ 20 कंपनी के मालिक आप हो, भले 3 आप यहाँ काम कर रही हो, लेकिन आप तीनों क्या करोगे, हर चीज व्यवस्था करके उस मुखिया ले लोगे। तो उसमें जैसे लार्ड कर्जन, लार्ड मेयो, लार्ड हर्षिंडी सब आए गए ना,
ये वहाँ के गवर्नर जनरल थे, वहाँ से इनको भेजा गया था। और जब यहाँ पर नियम कानून इनके हिसाब से चलने लगे तो फिर वहाँ से कंपनी इनके हिसाब से, मतलब कंपनी के हिसाब से, फिर कंपनी अपना राजा अपना सचिव वहाँ से भेजने लगी। और वो लोग यहाँ पर जब आए अपने पद का, अपनी कुर्सी का, अपने दायित्वों का दुरुपयोग करने लगे, यहाँ की महिलाओं से छेड़खानी करने लगे, यहाँ के लोगों को परेशान करने लगे। तो करते करते यहाँ की जनता काफी त्रस्त होने लगी। फिर क्या हुआ, एक दौर आता है, जैसे मान लीजिए कि आज आप कमजोर हैं, कोई व्यक्ति आज कमजोर है और उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, ये व्यक्ति कमजोर है, आप उसको परेशान करेंगे, कितना परेशान करेंगे, आप 20 साल के परेशान करेंगे। ये बच्चे 2 पैदा हो गए हैं, 5 साल के, 20 साल में कितना हो जाएगा, 25 साल हो जाएंगे। अभी क्या हो गए, जमा हो गए। तो ऐसे होते होते इसी 2 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा निकल जाएगा जो तेज निकल जाएगा। तेज मतलब क्या होगा, एक आध लड़के अपनी टाइप होते हैं, अपने मन में काम करते करते वो एक समय में बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत तेज हो जाते हैं, पढ़ने में रहेंगे दिमाग से तेज रखते हैं, लोगों से डरने लगते हैं, सब कुछ होता है। तो ऐसी कंडीशन आई कि 100-150 साल के लोग अपना राज करते गए तो जनता बिल्कुल हर चीज़ से त्रस्त हो गई थी, परेशान हो गई थी। अब इनको धीरे धीरे यहाँ पर भी ये हुआ कि भाई ये लोग आए तो ये लोग संगठन बनाए, तो यहाँ से भी संगठन की स्थापना हो जाती है। संगठन में सबसे पहले 1885 राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, जो कि भारत प्रयोग बंद कर रहा है, दिक्कत नहीं हो तो क्या बताना। तो कांग्रेस भारत की सबसे प्राचीन संस्था है। और जब किसी संस्था का निर्माण होता है तो उसके बहुत सारे लोग सदस्य होते हैं, वो भी अपनी चीज़ों का क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, अपने लोगों के बारे में भाई सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस उस समय की देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, तो उसके जितने भी नेता चले गए आए ठीक है। (1885) में था राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब ये जो संस्था थी, इसमें देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो प्रमुख वर्ग के लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, ये इससे सदस्य थे। और इन लोगों ने अपने देश के हित के बारे में सोचना चालू किया कि आखिर ये अंग्रेजों को कैसे भगाया जाए। तो हम लोग जानते हैं कि उस समय 2-3 तरीके के लोग थे। एक थे उदारवाद और ये था उग्रवाद। उदारवाद कहता था कि हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, इनसे क्षमा याचना मांगेंगे, इनसे मनाएंगे, भैया छोड़ के जाओ हमारा देश, ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। उग्रवाद कहता था कि अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग बम और कट्टे से हो जाएंगे, मारपीट में लगाएंगे। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु हैं, बहुत सारे इस तरह के नेता थे। तो धीरे धीरे ये चीज़ें होने लगी। जब ये लोग ज़्यादा यहाँ के लोगों को त्रस्त करने लगे, परेशान करने लगे, सती प्रथा, बाल प्रथा, दुनिया भर के सौनी के नियम कानून थे, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर जब जागरूकता आई तो लोग इनको भगाने का प्रयास किए। भगाने में बहुत सारी चीज़ें, बहुत आंदोलन हुए, बहुत लड़ाइयाँ हुई, जाते जाते फिर ये हुआ कि नहीं, जब अंग्रेजों को लग गया कि नहीं, अब पहले फिर ये लोग क्या किए,
लोगों में लड़ाए, फिर धर्म के नाम पर लड़ाए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाए, मतलब किसी तरीके से करते करते फिर भी इनको जाने में आए कब थे 1600 गए कब जोड़ लो कितना हो गया, लगभग 350 साल, लगभग 350 साल तक ये रहे। इस बीच इन लोगों ने अपनी पूरी कलाकारी की और जब ये इनको लग गया कि नहीं अब यहाँ रहना मुश्किल है, मतलब करना ही छोड़ना ही पड़ेगा, तब ये हुआ कि यहाँ के नेता भी तब तक पढ़ने लिखने लगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए या और भी जो जवाहरलाल नेहरू हो गए। तो इन लोगों ने शिक्षा के माध्यम से जाना कि नहीं हमारा देश हमारे संविधान से चले तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, दूसरे के हिसाब से चलेगा तो वह व्यक्ति अपना कानून लागू करेगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि इनको ये लगा कि जब तक ये अंग्रेज जाएंगे नहीं तब तक हम लोग अपने संविधान की स्थापना नहीं कर सकते हैं। फिर इनको भेजने में, अब यहाँ हम नहीं जाएंगे कि इनको भेजने में क्या क्या करना पड़ा, बस इतना आप समझो कि इनको भगाने में उदारवाद, उग्रवाद, आंदोलन, हिंसा, धरना, भूख हड़ताल सब कुछ शामिल था। अलग अलग तरीके की, जितना हम लोग अभी जब पढ़ेंगे कभी मॉडर्न हिस्ट्री में जो राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग पढ़ते हैं उसमें पूरा रहेगा कि एक लाइन उग्रवाद की चलती है, एक उदारवाद की चलती है, एक कांग्रेस वालों की चलती है तो एक बड़े नेताओं की चलती है, कि तो 4-5 लाइन, फिर तब तक महात्मा गांधी का आगमन हो जाता है। वो भी इंग्लैंड से में गए थे, वहाँ बैरिस्टर थे, मतलब वकील थे, वो भी अच्छे जानकार थे। फिर जब वो वहाँ से यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जो तिनकठिया पद्धति मतलब होता था कि 1/3 कर, जैसे आप जो सामंतवादी लोग थे, ये लोग किसानों से 3 कठिया मतलब कि 1/3, जैसे अगर 3 बोरी अगर गेहूँ या चावल पैदा होता है तो 1 बोरी क्रय के रूप में ले लिया करते थे बिना मतलब का। मतलब क्यों, वो मतलब एक तरीके से ऐसे ही होता था। अभी आप ऐसे समझो, मान लीजिए कि आप 9 बोरी अगर आपके खेत में चावल हुआ हो इस प्रेजेंट टाइम में, ठीक, आपको मेहनत करके बढ़िया से करके रखी हो और उसके बाद 3 बोरी सरकार कहते हमको चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा? सरकार का कुछ भी नहीं लगा, ना मेहनत लगी, ना पैसा लगा, ना कुछ लगा, केवल हमारे ऊपर आप शासन कर रहे हैं इसलिए हम आपको 3 बोरियाँ देते हैं। तो महात्मा गांधी इस 3 कठिया पद्धति का सबसे पहले उन्होंने विरोध किया और उसमें वो सफल हुए और धीरे धीरे उनका योगदान, अम्बेडकर सबका योगदान आते आते फिर अंग्रेजों को ये लगा कि नहीं अब हमें छोड़ना है। फिर ये हुआ कि अब क्या किया जाए, भारत पाकिस्तान की बात होने लगी, चूँकि मुस्लिमों में भी अच्छे अच्छे नेता थे तो उनको ये था कि हमारा भी देश बन जाए पाकिस्तान। पहले तो ये हुआ कि नहीं सब एक में रहे, लेकिन ये हुआ कि नहीं बनवा, जब वो लोग जाते जाते भी क्या किए, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिए। अबुल कलाम आज़ाद वगैरह जो थे वहाँ के जो नेता थे मुस्लिम के, इन लोगों को जिद हो गई नहीं हमारे लोगों का हमारा देश चाहिए, एक देश, मतलब जैसे हुआ कि हम दूसरी जगह रहेंगे या हमारा जहाँ हम रहेंगे वो दूसरे देश के नाम से जाना जाएगा। बहुत मान लोगों को, लेकिन बात बनी नहीं। अब जब बात बनी नहीं तो इंडिया, भारत और पाकिस्तान का डिवाइड, एक तरफ पाकिस्तान हो गया, एक तरफ ये हो गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड से जो गोलमेज सम्मेलन, मतलब कुल मिला के जितने प्रयास लोगों ने किया और ये हुआ कि इनको ये लगा कि कह दिए थे 2 साल पहले ही 1946 में जब हमारा कैबिनेट मिशन आया था, 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था तो वो बोला था कि हम जो है आपको 48 में, मतलब 1948 तक हम आपको क्या करेंगे, हम चले जाए, मतलब छोड़ देंगे, आपको संविधान बनाने दे देंगे, हम चले जाएंगे। लेकिन तब तक यहाँ की कंडीशन खराब होती चली गई और फिर अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा ठीक है हम छोड़ तो देंगे, लेकिन ये बताइए कि अगर हम छोड़ देंगे तो आप शासन, मतलब न छोड़ने के कितने बहाने थे, कैसे चलाएंगे, आप हमको एक अंतरिम सरकार का गठन करके बताइए। अंतरिम मतलब क्या होता है, अंतिम नहीं, जैसे एक प्रैक्टिकल, जैसे अभी अगर हम आपसे कह दें कि आप लोग को एक फाइल बनानी है और आप पहले हमको रफ में दिखाओ कि कैसे आप बनाओगे, इसे क्या कहेंगे, अंतरिम कहेंगे। भाई आप हमको जब लिख के दिखा दोगे तब तो हम जान जाएंगे ना कि हाँ मतलब आप बना लोगे। तो वो लोग यहाँ के लोगों को कहेंगे पहले आप अगर हम छोड़ देंगे तो आप कैसे चलाएंगे, तो अंतरिम सरकार के गठन आप करते हैं
दिखाई सरकार। तो फटाफट यहाँ से क्या हुआ, एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, वो भी 1946 में। कोई मंत्री बना, कोई राजस्व मंत्री बना, कोई कृषि मंत्री बना, कोई शिक्षा मंत्री बना, वो बताए हम से चलाएंगे। तो फिर अंग्रेजों को लग गया कि नहीं, अब लग रहा है कि वो अपना काम कर लेंगे। फिर अचानक जो है कि जब हिंदू मुस्लिम का मामला यहाँ रखने लगा, बात बिगड़ने लगी, तो इनका पहले प्लान था कि हम 48 में आपको छोड़ के जाएंगे। लेकिन जब इनको लगा कि हिंदू मुस्लिम वाला मामला बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये रातों रात घोषणा कर दिए कि हम छोड़ के जा रहे हैं, और एक तरफ भारत होगा, एक तरफ पाकिस्तान होगा। इसलिए पाकिस्तान में जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14, एक दिन पहले, हमारे यहाँ 15। चलिए, ये तो बात हो गई, अंग्रेज आए और चले गए। अब जब सब कुछ हो गया, तो ये हुआ कि अब हमारा जो देश है, देश चलाने के लिए हमें एक संविधान की जरूरत पड़ेगी। संविधान बनाया कैसे जाए? फिर उसके लिए यहाँ पर देखो, अभी मैं आपको एक भूमिका बता रहा हूँ, अभी लिखवाना पढ़ाना की बात कर रहा था, ठीक। अभी ये सिलेबस नहीं पहुँचे हैं, अभी हम ये बता रहे हैं कि ये आया कहाँ से, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी। तो जब फिर सर्वदलीय बैठक हुई, तो ये हुआ कि भाई अब ये बताइए कि हम लोग तो स्वतंत्र हो गए, अब कैसे चलाया जाए। तो युवक भाई, हमारा जो देश है किसी न किसी नियम संविधान से चलेगा, तभी तो। नहीं तो पता लगे कि एक कुर्सी है, इसलिए 5 को मार करेंगे तो कत्लेआम होगा, इसलिए उसका भी एक नियम बन जाए कि कुर्सी किसको प्राप्त होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तब ये हुआ कि एक संविधान बनाया जाए। अब ये हुआ कि संविधान कौन बनाएगा? उस समय सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूरे देश में सबसे पढ़े लिखे थे, तो उनको बुलाया गया और उनसे बताया गया कि उनको कहा गया कि आपके नेतृत्व में एक समिति बनाई जा रही है और उसके अध्यक्ष आप होंगे, और उस समिति का काम ये होगा कि वो अपनी रिपोर्ट में ये बताएगा कि संविधान का निर्माण कैसे किया जाए। तो उस समिति ने बताया कि हमारा संविधान ऐसे ऐसे बनेगा, क्योंकि संविधान में इतनी चीज़ों को शामिल करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई हर चीज़ों का जहाँ जहाँ विशेष योगदान वहाँ से हम उधार लेंगे। जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ठीक। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये कहाँ लिया गया है, सब लिया गया है। तो इस हुआ कि ठीक है, आप चाहे जैसे आप उधार लेकर के, उधार लेकर के सीखना, उधार का मतलब सीखना, हम इस नियम को यहाँ से ले रहे हैं। तो उसके बाद सारा कुछ होने के बाद सिस्टम आ गया। उसके बाद तो हमारे संविधान का निर्माण हुआ, और हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 18 महीना 11 दिन, सॉरी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का पूरा समय लगा, और हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हुआ। और हमारे संविधान में उस समय लगभग 8 अनुसूचियां, उस समय जब संविधान हमारा बना था, और 395 अनुच्छेद और 18 भाग जब संविधान बना था, ठीक। बाद में संशोधन के द्वारा और बढ़ाए गए। तो इस समय, उस समय था कितना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, अभी हम लिखवाएंगे, लिखना नहीं सर, और 18 भाग, इतना हमारे मूल संविधान में था। बाद में आवश्यकता पर जैसे जैसे बढ़ती गई, उसी हिसाब से अनुसूचियां भी बढ़ी, भाग भी बढ़ाए गए, और अनुच्छेद भी बढ़ाए गए। इस समय अगर हम वर्तमान की बात करें तो लगभग 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 22 भाग हमारे संविधान में हैं। ये क्लियर हो गया। अब बात आती है कि संविधान होता क्या है, हम संविधान किसे कहेंगे। देखिए, किसी भी चीज को चलाने के लिए जैसे 2 बातें हैं। जैसे अभी अगर हम आपसे कोई चीज कह दें, मौखिक रूप से पूछे, तो ठीक है, एक तो ये होता है कि आपने कह दिया, हम मान लेंगे, लेकिन ये मौखिक हुआ, ये व्यवहारिक है, ये लिखित नहीं है। लेकिन अभी हम एक पन्ने पर आपसे लिखवा लें लिखित
तो फिर आप मुकर नहीं सकते हैं। तो ये मतलब इसलिए लिखित संविधान का एक मानक मान लिया गया कि मौखिक का कोई मतलब नहीं है। लिखित रूप से किसी भी नियम तौर तरीकों को अपना करके जब हम किसी पर शासन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ये मोटी मोटा व्यवहारिक शब्द है। अगर हम आपसे पूछें कि संविधान किसे कहते हैं तो हम कहते हैं कि किसी भी देश का वह नियम, रीति रिवाज नहीं, नियम, रीति रिवाज में आ पाएंगे तो फिर परंपरा आ जाएगी। किसी भी देश का वह नियम, वह विधि जो किसी कानून के द्वारा चलाया जाता हो उसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब उस संविधान में हम देखेंगे नागरिकता आती है, मौलिकता आता है, व्यापकता आता है और सारे प्रावधान किए गए हैं। उद्देश्य क्या, उसमें उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना है, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्धारित, संसद, विधानसभा, निर्वाचन आयोग, न्यायालय, वित्त आयोग, सारे प्रावधान किए गए हैं। मतलब कि हमारे देश को चलाने में जितनी इकाइयों की जरूरत पड़ती है उन इकाइयों का वर्णन संविधान में किया गया है और हर इकाइयों का निर्माण कैसे होगा, उनका पद कैसे समाप्त होगा, उनकी मतलब जितने भी सिस्टम की बात है सब कुछ दिया गया है। संविधान की जो पहली टॉपिक है प्रस्तावना, ठीक, दूसरी क्या है, उद्देश्य क्या है। हाँ बता प्रस्तावना और उद्देश्य क्या दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, प्रस्तावना में जैसे हम लोग कोई चीज लिखते हैं कि जैसे अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भूमिका लिखते हैं। उस भूमिका से हमें ये पता लग जाता है कि पूरे किताब में क्या लिखा गया है। ठीक, और जो उद्देश्य क्या होता है एक तरीके से उसका निष्कर्ष होता है। समझो मेरी बात। प्रस्तावना से हम ये समझते हैं कि आगे किस चीज का वर्णन किया गया है, प्रस्तावना। उद्देश्य क्या ये बताता है कि जिसका वर्णन किया गया है उसका मतलब क्या है। दोनों मतलब आया, फिर समझो आप। ठीक है, दोनों एक ही, लेकिन दोनों भाई अगर एक ही होता तो दोनों का नाम अलग क्यों होता। जिसको हम आपके भाषा में बताएं, जैसे हम लोग कोई निबंध लिखते हैं, कोई चीज को लिखते हैं तो शुरू में ये हमने आपको भूमिका बताया अभी तक। जैसे अभी हमने आपको हमारे संविधान की मैंने आपको भूमिका बताया कि हमारा संविधान क्यों और किस लिए आया। ये अंग्रेज आए, हमको परेशान किए, उनको भगाया गया और अपना देश चलाने के लिए हमको संविधान बना। ये हमारी क्या होगी, भूमिका होगी। अब अगर इसमें हम उद्देश्य की बात करेंगे तब हमको ये बताना होगा कि इस संविधान से हमको क्या मिला या इस संविधान से हमको हमारी क्या आवश्यकता पूरी होती है। तो प्रस्तावना में हम ये देखेंगे कि संविधान में क्या क्या है और उद्देश्य भी यह है कि उस संविधान का महत्व क्या है। जैसे उद्देशिका को एक तरीके से संविधान की आत्मा कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है ना। जैसे अगर हम ये उद्देशिका पढ़ लेंगे तो हमें पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुंजी मतलब की होता है, कि मतलब मुख्य होता है। मतलब आप उद्देशिका को पलट लीजिए, खोल लीजिए, पूरा संविधान आप पढ़ लीजिए, वहाँ पे सब कुछ वर्णित किया गया है कि इस संविधान में प्रस्तावना है, नागरिकता है, मूल अधिकार, सारे चीजों की बात यहाँ पर आती है। तो ये आपके अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है, किसे कहते हैं और संविधान में क्या क्या चीजें हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक आएंगे। अभी ये मेरा मतलब टॉपिक थी, अभी आपको मेंटली रूप से हम तैयार कर रहे थे कि इसको पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए, आप दिमाग में आ गया होगा। अब देखिए अगर ये तो बात हो गई, तो थोड़ा सा आपको बता दें कि हमारा इतना बताने का मतलब क्या था। 15 मिनट से जो मैं बोला हूँ, अब इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में इसके बारे में हम बैठ गया होगा। कभी भी कहीं कुछ लिखना होगा तो आपकी कलम शुरू तो हो जाएगी। जैसे अभी अगर लिखने को आ जाए कि संविधान क्या है, इसका निर्माण कैसे होगा, आप तुरंत क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। 200 साल पहले अंग्रेज आए थे, उन्होंने यहाँ पे अत्याचार किया, यहाँ के लोग भी बुद्धिजीवी हो गए। उसके बाद यहाँ के लोगों को भगाने का प्रयास किया, वो नहीं जा रहे थे, ये हुआ वो होगा, वो लोग कैसे काम करोगे, कैसे अपना देश चलाओगे, देख बताओ, करके बताओ।
तो यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया, उसके बाद वो छोड़ के चले गए, हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे संविधान का निर्माण हुआ। ठीक, इतना में तो खुद ही कहानी आ जाएगी। और उसके बाद तो आप बताएंगे कि हमारा जो संविधान है लिखित है, और इसमें संविधान वह होता है जो किसी भी देश को चलाने में विधि विधानों का सहारा लिया जाता है। और हमारा जो संविधान जब लागू हुआ था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 18 भाग थे, लेकिन बाद में आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन और परिवर्तन किया जाता रहा है। इसलिए वर्तमान में हमारे संविधान में 444, 12 और 22 भाग हैं। ठीक, फिर इसके हम लोग इतना तो बहुत हो गया यहाँ के स्टैंडर्ड में। फिर अगर लिखना हुआ तो आप लिखिए कि इसमें जो है प्रस्तावना है, उद्देश्य क्या है, नागरिकता है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक, सारे चीज़ों को आप लिख तो आपका एक संविधान का खाका तैयार हो जाएगा। अब उसके बारे में फिर अलग अलग टॉपिक आप पढ़ेंगे तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर होंगी। अब हेडिंग थोड़ा सा लिखिए आप दो लाइन में, हमारा संविधान। लिखिए हेडिंग डाल दीजिए हमारा संविधान। ठीक है, लिखिए संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो किसी राज्य या राज्य जो किसी राज्य या, अब लिखना, राज्य या देश के शासन के मूलभूत सिद्धांतों, नियमों और कानूनों को परिभाषित करता है, यह सरकार के अंगों, सरकार के कितने अंग हैं यहाँ? इतना अच्छा जवाब बताओ। 3। कौन कौन? ये संसद की कार्यपालिका, न्यायपालिका, क्वेश्चन क्या है सब्जेक्ट? सरकार के अंग। हाँ, सरकार के अंगों कोष्टक में कार्यपालिका, न्यायपालिका, और विधायिका। कोष्टक पर की शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। और नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों को निर्धारित करता है।
तो ऐसे समझ में आया। देखिए ये कह रहा है कि जो संविधान है यह एक लिखित दस्तावेज है, एक लिखित दस्तावेज है जिस पर किसी भी देश के राज्य को चलाने वाले जो विधि विधान के नियम होते हैं या उनको चलाने वाली जो शक्तियां या इकाइयां होती हैं, जैसे हमने लिखा ना सरकार के कितने अंग हैं, 3। जैसे देखो अभी सरकार के 3 अंग, ये नेहा तुम्हारे वजह से लिखना पड़ रहा है, जैसे तुमने कहा कि सर मुझे नहीं मालूम, थोड़ा कोई बात नहीं, ठीक है, इसीलिए मैं पूछा ना। अगर आपको आता रहा होता तो मैं यहाँ इसको भी नहीं होता। अभी मेरा लिखने का जो मतलब है लिख दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा, तीनों लोग आपको भी और जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है हमें। सरकार के 3 अंग, मुझे नहीं कंफ्यूजन है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। विधायिका, न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग हैं, ठीक। इसमें हमने लिखवाया कि सरकार के तीनों उनके अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। मतलब ये कार्यपालिका, मतलब एक तरीके जिसको हम संसद कह सकते हैं। विधायिका मतलब विधायिका को संसद कह सकते हैं। कार्यपालिका जहाँ पर ये कार्य होते हैं विधायकों के, और न्यायपालिका जो इनके कार्यों की व्याख्या करता है। फिर समझिए, विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, ठीक, ये कानून ले आते हैं, ये किसी बात को ले आते हैं, विधायिका बनाती है और ये इसका पालन कराती है। अब फिर ऐसे एक और उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए हम लोग 3 तलाक की बात करते हैं, जो कि बहुत अभी मामला बहुत। अब समझिए कि 3 तलाक अभी तक क्या था, कानून नहीं था। कोई भी मुस्लिम कोई भी मुस्लिम पति अपनी पत्नी को अगर मौखिक रूप से 3 बार कहता था कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, तो तलाक मान लिया जाता था। कितना आसान है या था। तो इससे जो है मुस्लिम महिला भाई किसी को तलाक देना या किसी को छोड़ देना तो उस महिला का अपमान माना जाता था। तो अब समझिए फिर इस पर कानून बनाया गया कि नहीं, ये मौखिक 3 बार कहना किसी को तलाक देना ठीक नहीं है, तो ये वो इस पर कानून बनाया गया। भाई कैसे रुकेगा, जब कोई कानून बनेगा तब तो रुकेगा। तो ये हुआ कि सारे ये लोग कार्यपालिका के लोग जहाँ पे बैठते हैं, जितने विधायक होते हैं, जिसको हम लोग सांसद भी कहते हैं, इन लोगों के द्वारा ही कोई भी जो कानून बनता है 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत। 2/3 मतलब क्या होता है कि 100 में 2 हिस्सा, मतलब कि अगर 100 विधायक हैं या हम लोग विधायक बोल रहे हैं, 100 का 2/3 हो जाएगा लगभग 66, ठीक। तो उसे 2 चीज़ें हैं कि कानून बनाने के भी 3 तरीके हैं। एक तो यह होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। एक होता है कि 50% प्लस 1 व्यक्ति का होना जरूरी है। एक वो होता है कि 50% प्लस 1 व्यक्ति और प्लस आधे राज्यों की सहमति, वो जो बड़ा कानून बनता है, पूरे देश को प्रभावित करता है। तो हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ बात करेंगे कि जब अब क्या होगा कि मान लीजिए 500 सांसद हैं, 500 में 2/3 लोग क्या करेंगे, उस विधेयक आएगा कि 3 तलाक ये कानून बनने जा रहा है, उसमें 2/3 लोग अगर सहमत होते हैं तो यहाँ वो पेश किया जाता है विधायिका में। कहाँ पे, लोकसभा राज्यसभा में। यहाँ बहुत डिटेल नहीं आपको बताएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, कानून बन जाता है, पास हो जाता है। अब वो सीधा कार्यपालिका के पास फिर वापस जाकर के जिले में आ जाता है, इसको लागू करेगा। तो अब अगर कोई इस तरह का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, मामला कोर्ट में जाता है, मुकदमा होता है। तो न्यायालय क्या करता है, देखता है कैसे इस तरीके जिनको पकड़ के लाया गया है, जैसे मान लीजिए कि कानून बन गया और कोई व्यक्ति किसी महिला को 3 बार बोल दिया कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक उसके साथ तलाक हो गया और महिला कहेगी नहीं हम नहीं मानेंगे, तो कानून बन गया, ये तलाक का तरीका बंद है। मामला कहाँ जाएगा, न्यायालय में जाएगा। तो न्यायालय में दोनों पक्ष के वकील खड़े होंगे, तो जो सरकारी वकील होगा
महिला का वकील होगा, वो कहेगा सर अभी जो कानून बनाया कि 3 तलाक अवैध है, 3 तलाक कैसे होगा? तो ये न्यायपालिका क्या करती है, उस बात की व्याख्या करती है, नहीं ये कानून बन चुका है, ये तलाक मान्य नहीं होगा। मतलब समझा ना, कोई विधेयक होता है, कोई कानून बनता है, लागू होता है। सर जैसे मतलब कोई कानून बनना होता है, हाँ। उसको जब लोकसभा में पेश करते हैं तो उसी को विधेयक बोलते हैं। उसी को विधेयक, वही विधेयक। देखो हम लोग जिसको अभी आप आवेदन बोलती हो, जिसको आप आवेदन बोलती हो, कोर्ट में हम लोग बोलते हैं वादी बोलते हैं, वाद आया है, वही चीज लिखित रूप से, जैसे आप यहाँ पे कोई चीज दे रही हो छुट्टी के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। अब एडमिशन का फॉर्म भरती हो, उसको आवेदन बोला जाता है, चीज वही है। कोर्ट में वही ले जाओगे तो वही क्या हो जाएगा, वादी हो जाएगा, वाद हो जाएगा, कोई वाद आया है, और जब संसद या विधानसभा में पेश किया तो वही विधेयक कर देता है, चीज वही है। फिर वहां से बने, तो ये अब क्या हुआ, हमारे संविधान में इसके कर्तव्य और अधिकार निर्धारित किए कि कार्यपालिका और विधायिका ये मिल इनके कर्तव्य हैं, कार्य है कि ये कानून को बनाए, और इसका कर्तव्य क्या है, उस कानून की व्याख्या करें, सही है कि गलत है। तो ये काम हो गया। और दूसरा, इसी संविधान में जो देश के नागरिक हैं, अच्छा एक चीज और इसमें बता दें, ये सरकार का लोग है। अब एक होता है संसद के अंग, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। मैं इससे बिल्कुल अपरिचित हूँ, कोई बात नहीं, बस आराम से पढ़ना, इन लोग के बराबर नहीं, ज़्यादा नहीं तो इन लोग के बराबर तो तुमको पहुँचा दूंगा धीरे धीरे, ठीक। अब समझो, जहाँ कंफ्यूजन था आपको, सब देखो इससे तुम कंफ्यूज हुई थी ना, सरकार की 3 अंग जी, संसद 3 अंग जी। तो इस लिखित दस्तावेज में अभी हमने बताया कि सरकार के 3 अंगों की अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है, और भारत के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया, किसमें, संविधान में। अब जैसे अधिकार क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, यहाँ पर यहीं पे अगर हम बात करें, आपका अधिकार है यहाँ पर पढ़ना, आपका अधिकार है यहाँ पर पढ़ना, क्यों, क्योंकि आपका एडमिशन है, और हमारा एक कर्तव्य है आपको पढ़ाना, क्योंकि हमारा यही काम है। क्लियर हो गया। अब इस देश में जितने नागरिक हैं, सबके अधिकार और कर्तव्य बताए गए हैं। जैसे हमारा यह अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम बोल सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं, हम कोई काम कर सकते हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हम किसी संस्था का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी दल का निर्माण करके, हमारा क्या है, अधिकार है। हमारे कर्तव्य क्या है, अपने देश की रक्षा करना, अपने झंडे का सम्मान करना, देश के जैसे हम लोग बड़े बड़े जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनका सम्मान करना, ठीक है, देश के साथ विश्वासघात न करना, ये सब क्या है, ये हमारे कर्तव्य है। तो अगर कहीं आपको अधिकार दिया गया है तो कहीं आपका कर्तव्य दिया गया है। आपके अधिकार की बात मूल अधिकार की गई है, आपके अधिकारों की बात जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आपके अधिकारों की बात की गई है कि हमारे ये अधिकार है, और 36 से लेकर के 51 तक आपके राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं। 36 से 51 तक राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं, और 51 में जो है व्यक्ति का कर्तव्य बताया गया है। पहले संविधान में, अभी आगे हम पढ़ाएंगे, अभी तो आपको बस मोटी मोटा बता रहे हैं। हमने बताया कि राज्य के भी कर्तव्य उसमें बताए गए हैं, राज्य के कर्तव्य और व्यक्ति के कर्तव्य। राज्य का कर्तव्य यह है कि पहला कर्तव्य यह है कि वह
असहाय या कमजोर वर्ग की क्या करे, रक्षा करे। सरकार हमारी करती है, जो कमजोर है उनको खाने पीने की व्यवस्था करती है। कैसे? फ्री का राशन दे करके, ठंडी में कंबल बांट करके, वृद्धा पेंशन दे करके करती है सरकार हमारी ना। और कमजोर वर्ग की शिक्षा की व्यवस्था करें। अभी हम लोग जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा क्या है, अनिवार्य और मुफ्त है। ये भी ये सरकार राज्य का कर्तव्य है, राज्य से पूरा कर रही है। तो इस तरीके से हमारे राज्य का भी कुछ कर्तव्य है कि वह अपने लोगों, अपने जनता के हित के लिए कुछ न कुछ करे, ये राज्य का कर्तव्य है। उसी तरीके से हमारे व्यक्ति का भी कर्तव्य है, जिसका कि वर्णन अनुच्छेद 51 में किया गया है। किसमें है शिवाजी? कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। इसमें 11 कर्तव्य बताए गए हैं, पहले 10 थे, अब एक जोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर के हमारे बताने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश को, राज्य को चलाने के लिए विधि विधानों एवं नियम कानून के तरीकों का वर्णन किया गया है। सरकार के तीनों अंग के कर्तव्यों और अधिकारों का निर्धारण किया गया है। भारत या राज्य के नागरिकों, भारत राज्य नहीं होगी, आप देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। यही हमारा सब। अब इतनी बातों में पूरे की पूरी चीजें शामिल हो जाएंगी। भाई अगर हम इसकी बात करेंगे तो यही सब लोकसभा राज्यसभा का निर्धारण हो जाएगा। हम इसकी बात करेंगे, एक अंग में आपका राष्ट्रपति में इनका वाला सिस्टम चलेगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा यही है। तो इतने शब्दों में हम देखेंगे कि पूरे के पूरे संविधान की बातें आ जाती हैं। और हमारा जो संविधान है इन्हीं सब चीज़ों के अधिकारों और कर्तव्यों का क्या है, दस्तावेज है। दस्तावेज क्या होता है? एक तरीके से जिसमें कोई चीज लिखा पढ़ा रहता है। भाई नियम कानून है, तो अब इस तरीके से यह नियम कानून हमारे देश में चलता है। आगे लिखिए। पैराग्राफ या हेडिंग डाल दीजिए, संविधान की आवश्यकता। संविधान की आवश्यकता। सब विधेयक और बिल एक ही चीज है? हाँ एक ही चीज है। विधेयक, बिल और ये सब एक चीज है। जो भी चीज आप कंफ्यूज हो, ठीक, ऐसा नहीं मैं सब बता दूंगा, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि ये सब हो जाएगा। और बिल हमने क्या कहा कि ये एक तरीके से लिखित एप्लीकेशन ही होता है। आप उसको स्कूल में देते हो तो सब कुछ और नाम होता है, कोर्ट में हम लोग देते हैं तो सब कुछ और नाम होता है, संसद और विधानसभा में दिया जाता है तो उसका कुछ और नाम होता है। ये होता है। लिखिए, किसी देश का संविधान, किसी देश का संविधान
उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान यह स्पष्ट करता है कि संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति जिसके पास होगी, जिसके पास नहीं, किसके पास होगी, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार का गठन कैसे होगा। और कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का बंटवारा कैसे होगा, के कार्यों का बंटवारा कैसे होगा। संविधान आवश्यकताओं का एक पिटारा होता है। यह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है, ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके साथ ही संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित भी करता है। इस प्रकार संविधान समाज को एक बुनियादी और
बुनियादी और सामूहिक इकाई के रूप में पहचान प्रदान करता है। पहचान प्रदान करता है।